गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उदाहरण नंबर 35वां समझेंगे जो नए साझेदार के प्रवेश इस लेसन से दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में अंकित और राहुल ये दो साझेदार हैं और इनका अनुपात है 3/5 2/5 और इनका चिट्ठा दिया है। चिट्ठे में दायित्व की तरफ लेनदार है 2500 का, पूंजी है अंकित और राहुल की 8000 एवं 3500 की। संपत्ति में रोकड़ का शेष दिया हुआ है। देनदार में से संचिति घटाकर दिया हुआ है 2000 रुपये का। स्कंध है 3500 का, संयंत्र है 4500 का, भवन है 3500 का और चिट्ठे का योग दिया हुआ है 14000 रुपया। अभी इन्होंने सुनील नाम के साझेदार को प्रवेश देने का सोचा है और कुछ शर्तें इन्होंने उस समय रखी है। तो पहली शर्त है भवन का मूल्य 1500 रुपया बढ़ाना है, संयंत्र का मूल्य 1000 रुपये घटाना है और नई फर्म की पुस्तकों में 2000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाए करके बोला गया है। अर्थात जो नया साझेदार है ख्याति के लिए 2000 रुपया लाएगा। और चौथे नंबर की शर्त है सुनील को लाभ में 1/5 हिस्सा पाना मिलेगा और उसके लिए वह यथेष्ट पूंजी लाएगा। यथेष्ट मतलब कि सुनील के आने के बाद हमें नया अनुपात निकालना पड़ेगा और नए अनुपात के अनुसार ही सुनील की पूंजी होगी, अर्थात पूंजी का अनुपात उनके नए अनुपात के रूप में ही रहेगा। तो सुनील की पूंजी यहाँ पे प्रश्न में नहीं दी है, आपको यथेष्ट पूंजी की गणना करनी है। सुनील कितनी पूंजी लाएगा उसके बारे में आपको गणना कार्य करना है और इसी सूचनाओं के लिए आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और चिट्ठा भी बनाना है। तो सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाते को रिवैल्यूएशन अकाउंट करके कहते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में सबसे पहले अ नंबर की शर्त जो थी भवन का मूल्य 1500 रुपया बढ़ाना है। भवन का मूल्य बढ़ाने से भवन खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से करके प्रविष्टि होती है और इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में उसका प्रभाव पड़ेगा भवन खाते को या तो बाय बिल्डिंग अकाउंट। और दूसरे नंबर की सूचना है संयंत्र का मूल्य 1000 रुपये घटाना है। किसी भी संपत्ति का मूल्य अगर घटाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति खाते से करके प्रविष्टि होती है और इसीलिए पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में मशीनरी खाते से करके लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 1000 रुपया। तो यही दो ही कंडीशन है, संपत्ति और दायित्व में परिवर्तन के लिए दो ही सूचनाएं दी है। दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं है, संपत्ति में परिवर्तन है। संयंत्र बिल्डिंग का भवन का मूल्य बढ़ चुका है, मशीनरी का या संयंत्र का मूल्य कम हो चुका है और इसी के आधार पे आपको आंसर निकालना है। तो 1500 रुपया क्रेडिट का योग है, क्रेडिट का योग ज्यादा होने से यहाँ पे लाभ होगा और डेबिट का योग मात्र 1000 है, इसलिए 1500 में से 1000 घटाते हैं तो 500 रुपया लाभ बचेगा। यह लाभ अंकित और राहुल के पुराने अनुपात में विभाजित होगा। अनुपात दिया था 3/5 और 2/5। तो अंकित को 3/5 500 का 3/5 मतलब कि 300 और राहुल को 2/5 मतलब कि 200 रुपया। 500 का 2/5 200 रुपया। इस प्रकार से ये पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 500 रुपये का लाभ का विभाजन होगा। फिर तत्पश्चात हमें बनाना है साझेदारों के पूंजी खाते, जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके बोलते हैं। अभी साझेदारों के पूंजी खाते में हमें डेबिट की तरफ 4 कॉलम, क्रेडिट की तरफ 4 कॉलम बनाने हैं। अंकित, राहुल, सुनील और विवरण ये कॉलम है और क्रेडिट में भी वैसे ही कॉलम है। अभी यहाँ पे अंकित और राहुल को हमें पूर्ण करना है। अंकित और राहुल की पूंजी चिट्ठे में दायित्व पक्ष में जो दी थी उसे शेष लागत के रूप में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 रुपया अंकित की पूंजी, राहुल की पूंजी 3500 रुपया। उसके बाद ये जो बाय कैश अकाउंट करके लिखना है, रोकड़ खाते को करके लिखना है, पर जगह खाली छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे सुनील की कितनी पूंजी रहेगी वो हमें उसकी गणना करनी है। तो ये कॉलम खाली रहेगा। 3500 रुपये को अभी से हम नहीं लिखेंगे, ये हम किस प्रकार से 3500 रुपये पूंजी उसकी आएगी वो गणना कार्य फिर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। और पुनर्मूल्यांकन खाते का जो आंसर है 300 और 200 रुपया लाभ मिला था, इसलिए साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट में अंकित के हिस्से में 3000 रुपये का लाभ, राहुल के हिस्से में 200 अंकित के हिस्से में 300 रुपये का लाभ, राहुल के हिस्से में 200 रुपये का लाभ। और फिर जो भी सुनील ने जो ख्याति के लिए 2000 रुपये लाया था तो 2000 रुपये का विभाजन हम करेंगे। तो त्याग के अनुपात में 2000 रुपये का विभाजन करना पड़ता है, परंतु त्याग के लिए कोई सूचना प्रश्न में नहीं है, इसलिए आपको पुराने अनुपात को ही त्याग का अनुपात मानना है और 3/5 2/5 के रूप में आप ख्याति का या प्रीमियम का विभाजन करोगे तो 2000 रुपये का 3/5 हो जाएगा 1200 और 2000 का 2/5 हो जाएगा 800। इस प्रकार से प्रीमियम खाते को करके आप अंकित और राहुल के खाते में इसकी एंट्री करोगे क्रेडिट पक्ष में।
फिर अंकित और राहुल के कॉलम का पहले योग करोगे। अंकित के कॉलम का योग 9500 है, 9500, और राहुल के कॉलम का योग है 4500। अर्थात ये बैलेंस कैरी डाउन करके भी इनको लेके जाओगे 9500 और 4500। अभी हमें थोड़ा सा वर्किंग नोट करना है, तो नए अनुपात की गणना करनी है और सुनील कितनी यथेष्ट पूंजी लाएगा उसके बारे में हमें गणना करनी है। नए अनुपात की गणना करने के लिए प्रश्न में अतिरिक्त कोई सूचना नहीं है। पुराना अनुपात यथावत रखने वाली कंडीशन यहाँ पे रखेंगे। हम मानेंगे कि यहाँ पे उनका पुराना अनुपात नहीं बदलेगा, पुराने अनुपात से ही नया अनुपात की गणना करेंगे। तो उस प्रकार से जब भी कोई सूचना प्रश्न में नए अनुपात के लिए नहीं रहती है तो फर्म का कुल भाग हमें 1 मानना पड़ता है। नए साझेदार को कितना हिस्से के लिए हम प्रवेश दे रहे हैं उसको 1 में से घटाना पड़ता है, और फिर शेष भाग क्या है उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो फर्म का कुल भाग 1 मानते हैं, 1 को हम 1/1 लिखते हैं। सुनील नाम का जो नया साझेदार है 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश ले रहा है, इसलिए 1 में से 1/5 घटाएंगे, लघुत्तम 5 आएगा। लघुत्तम 5 आने से यहाँ पे 5 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 5 पांचवें बार आएगा, इसलिए ऊपर की संख्या में क्या आएगा 5 आएगा। 5 - 1 बराबर कितना होगा 4, 4/5 शेष भाग है। शेष भाग को हम पुराने भाग से गुना करेंगे। अंकित का पुराना भाग 3/5 था, 3/5 गुना 4/5 बराबर कितना हो गया 12/25। राहुल का भाग पुराना था 2/5, 2/5 को शेष भाग से गुना करेंगे तो आएगा 8/25। सुनील का भाग 1/5 था, उसका हर समान करना है। ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे की संख्या को हर बोलते हैं। हर समान करने के लिए इसको 5 की जरूरत है। 5 गुना 5 बराबर 25 होता है। नीचे दोनों का जो हर है वह 25 है, इसलिए सुनील को भी 25 में परिवर्तित करने के लिए हमें 5 की आवश्यकता है। 5 गुना 5 25, तो ऊपर की संख्या को भी हम 5 से गुना करेंगे। 1 गुना 5 बराबर 5, अर्थात सुनील का नया भाग हो जाएगा 5/25। इसलिए नया अनुपात हो गया 12:8:5। इस प्रकार का नया अनुपात रहेगा। अभी इसी नए अनुपात में राहुल और अंकित और राहुल इनका जो भाग है 12 + 8 है। शुरू के 2 साझेदारों का भाग उनको जोड़ेंगे तो 12 + 8 बराबर 20। ये अंकित एवं राहुल का भाग है, और सुनील का भाग है उसमें 5, तो 5 भाग है सुनील का। अभी पुराने साझेदारों का हमने पूंजी खाता बना चुके थे, उनका शेष है 9500 एवं 4500, टोटल हो जाता है 14000। तो पुराने साझेदारों का जो शेष था टोटल कुल पूंजी ही है 14000। ये जो 12 + 8 मतलब कि 20 हिस्से के लिए है, तो 5 हिस्से के लिए पूंजी सुनील की कितनी रहेगी उसे हमें गणना करनी है। तो सुनील की पूंजी निकालने के लिए 14000 जो टोटल आई थी राहुल और अंकित की पूंजी का, उसको 20 से भाग देंगे और सुनील के भाग से गुना करेंगे। तो 20 हिस्से के लिए अगर 14000 रुपया पूंजी है दोनों की, तो 5 हिस्से के लिए सुनील की पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 3500 रुपया आपको मिलेगा, और 3500 रुपया रहेगी सुनील की यथेष्ट पूंजी। और यही सुनील की पूंजी आपको रोकड़ खाते को करके क्रेडिट में लिखनी है 3500 रुपया, और फिर पूंजी खाते को बंद करना है। तो इस प्रकार से ये पूंजी खाता कंप्लीट हो जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता पूर्ण हुआ। उसके बाद हमें बनाना है चिट्ठा। तो चिट्ठे के लिए नए साझेदार के प्रवेश के बाद वाला चिट्ठा आपको बनाना है। चिट्ठे में दायित्व पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं था, जो पुराना जो लेनदार है वैसे का वैसे ही है। तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में सबसे पहले लेनदार है 2500 रुपए का। फिर पूंजी खाते, अभी पूंजी खाते में यहाँ पे एक साझेदार आपका बढ़ चुका है। अंकित की पूंजी जो नया शेष है 9500 है, राहुल की पूंजी है 4500, सुनील की पूंजी है 3500। इस प्रकार से तीनों साझेदारों की कुल पूंजी हो गई है 17500। दायित्व पक्ष में बस इतना ही है। संपत्ति पक्ष में रोकड़ शेष पहले दिया हुआ था 500 रुपया। सुनील की पूंजी आपने निकाल चुकी है, सुनील पूंजी के लिए 3500 रुपया लाएगा, इसलिए रोकड़ में 3500 रुपया बढ़ेगा। और सुनील ने ख्याति के रूप में 2000 रुपया भी लाया था, ये भी रोकड़ के रूप में व्यवसाय में नई रोकड़ आएगी। और इसीलिए रोकड़ शेष में 500 रुपया पुराना शेष, सुनील की पूंजी 3500 और ख्याति के रूप में आ चुका है नगद 2000 रुपया, इसलिए टोटल रोकड़ शेष हो गया है 6000 रुपया। उसके बाद देनदार में जो भी कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे वहां पे पुराने चिट्ठे में दिया था वैसे ही देनदार है। 2500 रुपए का देनदार में से संचिति घटाकर 2000 रुपए का देनदार। उसके बाद स्कंध भी अपरिवर्तित है, उसे भी वैसे ही लिखना है। संयंत्र 4500 का था, संयंत्र में कमी करके शर्त थी दूसरे नंबर की, तो संयंत्र का नया मूल्य हो जाएगा 3500 रुपया। भवन का मूल्य 3500 रुपया था, भवन में वृद्धि करके अ नंबर की शर्त थी, इसलिए भवन का मूल्य बढ़ेगा
1500 रुपए से, इसलिए नया मूल्य हो गया है 5000 रुपया। इस प्रकार से संपत्ति पक्ष भी पूर्ण हुआ और आपका जो चिट्ठा है वह कंप्लीट हो गया है। चिट्ठे का योग है दोनों पक्षों का 20,000 रुपया। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।